सोच रहा था कि ये सो रही है तो क्यों ना हम। आई एम सॉरी मार्कस, मैं थक गई हूँ, अभी मूड नहीं है। आखिर बात क्या है रेचल? तुम कभी मूड में नहीं रहती। तुम्हें बस बच्चे की पड़ी है, तुम मुझे तो भूल ही गई हो। क्यों? सही कह रहा हूं ना मैं? प्लीज ऐसा मत बोलो, आई लव यू। बस मुझे अपने बारे में सोचकर बहुत बुरा लगता है। ऐसी फालतू की चीजें ठूसना बंद करोगी तो शायद थोड़ा अच्छा लगेगा। कहना क्या चाहते हो तुम मार्कस? रेचल, पहले तुम्हारी बॉडी कितनी अच्छी थी, पर अब देखो खुद को। बच्चा होने के बाद भी प्रेग्नेंट लगती हो। ऐसा कैसे कह सकते हो तुम? अभी कुछ हफ्ते पहले ही डिलीवरी हुई है मेरी। बस ये रोना ही आता है तुम्हें। ठीक है, रोना है तो रोती रहो। मार्कस, ये सब मेरे लिए आसान नहीं था। तुम्हें पता है मैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन से जूझ रही देखो, हूँ। पोस्टमार्टम डिप्रेशन जैसी कोई चीज नहीं होती। मेरी मॉम को तो नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मुझे अब ये और नहीं झेलना है। मैं अपनी मॉम के घर जा रहा हूँ। ये तो बताओ बेटा, आखिर क्या बात हो गई? वो रेचल मॉम, वो बस बैठ के पूरे दिन रोती रहती है। और जब से बच्चा हुआ है तब से उसने मेरे बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। ओह नहीं, उसे कहीं दिखाया क्या? शायद उसे पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो। ओह, अब आप शुरू मत होइए। ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा होता है बेटे, यह खराब चीज है। कई ऐसी औरतें हैं जो इस डिप्रेशन से गुजरती हैं। ये बस एक बहाना है मॉम। आपको तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मॉम, क्या हुआ? ये भी उससे गुजर चुकी है बेटे। हमारा रिश्ता टूटने वाला था, जानते हो। तुम्हारे पैदा होने के बाद सब कुछ ठीक था। तुम एक प्यारे और हेल्दी बच्चे थे और हम बहुत खुश थे। पर धीरे धीरे डिप्रेशन मुझ पर हावी होने लगा। मेरे शरीर में एक साथ कई बदलाव हो रहे थे और उस वक्त मैं बस अकेले रहना चाहती थी। मैं बस खाती और रोती रहती। तुम्हारे पापा समझ नहीं पाए कि मैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन से लड़ रही हूँ, इसलिए हमारे झगड़े होने लगे। मेरी हालत पहले से ज्यादा खराब होने लगी। पर आखिरकार तुम्हारे पापा समझ गए और उन्होंने वादा किया कि उस नाजुक वक्त में मेरा साथ देंगे। अब समझे बेटा, पोस्टमार्टम डिप्रेशन वाकई होता है। आई एम सॉरी मॉम। मुझे अफसोस है कि आपको इस सब से गुजरना पड़ा। मुझे रेचल के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज बेटा, बस उसके पास जाओ और उसकी मदद करो। हम मर्द ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि नई नई मां बनना कैसा लगता है। उसे तुम्हारा साथ चाहिए बेटे। ठीक है, थैंक यू। आई लव यू। लव यू बेटा। ओके, मैं चलता हूं, पर मैं घर जाके कॉल करूंगा। बाय।
क्या हम बात कर सकते हैं? पता नहीं मैं अब कितना साथ दे पाऊंगी मार्कस। हम तो बस लड़ते रहते हैं। जानता हूं। सुनो, मैं यहां तुमसे माफी मांगने आया हूं। मैं समझ गया हूं कि तुम इस वक्त किस चीज से गुजर रही हो, और सच में मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, और आज के बाद मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आई प्रॉमिस, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। क्या तुम मुझे माफ करोगे प्लीज? हाँ बिल्कुल। आई लव यू। आई लव यू टू। खुशखबरी सुन के वो पागल हो जाएंगी। ओह सॉरी डार्लिंग, मैं थोड़ा लेट हो गया। दरअसल मैं दोस्तों के साथ क्लब चला गया था। कोई बात नहीं, मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। कितनी बदबू आ रही है। कितना ड्रिंक करके आए हैं आप? मुझे पता नहीं, पर ज्यादा नहीं। तुम कुछ कह रही थी? अंदाजा लगाइए। अब बता भी दो ब्रेंडा, सर दर्द कर रहा है मेरा। अब ये पहेलियां बुझाना छोड़ दो तुम। पहले आप बैठ तो जाइए। बताओ क्या बात है? मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? हाँ, यकीन नहीं हो रहा ना, हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। नहीं नहीं, कह दो कि तुम मजाक कर रही हो। अरे पर मैं ऐसा मजाक क्यों करूंगी? मुझे लगा था कि आपको खुशी होगी। खुशी होगी? ब्रेंडा, अभी मेरी उम्र ही क्या है? अभी तो मेरे घूमने फिरने के दिन है, मेरे दोस्तों के साथ मौज मस्ती के दिन है। किसी बच्चे को पालने के दिन नहीं है। ड्रिंक और पार्टीज के अलावा भी दुनिया में और जरूरी चीजें होती हैं। हमें शादी किए हुए 7 साल हो गए हैं। आपको नहीं लगता अब हम दोनों को फैमिली सेटल कर लेनी चाहिए? नहीं, तुम्हारे लिए ये जरूरी होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। कल ही हम अस्पताल जाएंगे और तुम्हारे पेट की सफाई करवाएंगे। मैं अपने पेट की सफाई नहीं करवाऊंगी। तुम्हें या तो मुझे चुनना होगा या फिर इस बच्चे को। फैसला कर लो तुम। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। तो ठीक है, मैं जा रहा हूं। तो मैं तलाक के कागजात भिजवा दूंगा। पत्नी टूट चुकी थी और उसके आंसू थम नहीं रहे थे, और पति अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। वो रोज उनके साथ शराब पीता। वक्त गुजरता गया और पत्नी ने हिम्मत जुटानी शुरू कर दी। प्रेगनेंसी ने उसमें गजब का आत्मविश्वास भर दिया। उसकी जिंदगी में चढ़ाव शुरू हुआ और पति की जिंदगी में उतार। उसके दोस्त अपने परिवारों में मसरूफ होने शुरू हो गए। एक एक करके सारे दोस्त चले गए और वो अकेला रह गया। पत्नी की जिंदगी में बहार आ गई। जब पहली बार उसने अपनी नन्ही सी बच्ची को गोद में लिया तो जैसे सारे जहान की खुशियां उसकी झोली में आ गिरी। 1 साल बाद ब्रेंडा, कितना वक्त गुजर गया ना। सोचा एक बार चल के तुम्हें देख लूं।
हाय रोजर। ये हमारा बच्चा है ना? सच कहूं, मैं तुम्हें और बच्चे को कभी नहीं भूल पाया। मैं सोच रहा था, क्या हम दोनों एक बार फिर से साथ हो सकते हैं? एक बात बताओ, तुम्हें तो पार्टीज और क्लब्स में रहना ही पसंद है ना? हाँ, लेकिन उन सब ने अपने परिवार को चुना और सेटल हो गए, और मैं अकेला रह गया। खैर छोड़ो ये सब। तो क्या ख्याल है? हे हनी, ये लो बोतल। थैंक यू। ये कौन है? ये रोजर है, मेरी एक्स हस्बैंड। मिलके अच्छा लगा। मैं जब तक एशली को दूध पिलाता हूँ, तुम दोनों जब तक बातें कर लो। यकीन नहीं हो रहा तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है। वो मेरे मंगेतर है। देखो रोजर, एशली से मिलने के लिए तुम कभी भी आ सकते हो, लेकिन जहां तक मेरी बात है, मैं आगे बढ़ चुकी हूं। मुझे कोई ऐसा जीवन साथी चाहिए था जो मेरे साथ सेटल हो सके, और वो मुझे मिल गया है। ये तो फिट नहीं हो रही। शायद अगर तुम वर्कआउट करो तो हो जाएगा। तुम्हारे स्ट्रेच मार्क्स बहुत ही भद्दे लगते हैं। इन्हें किसी तरह मिटा नहीं सकती? तुम्हारे पास पहनने के लिए और कुछ नहीं है? क्या मजाक है ये? अच्छा ठीक है, मैं कुछ और पहन कर आती हूँ। हद करती हो सच में। प्लीज मत जाओ। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे जाना होगा। मैं यहाँ नहीं रुक सकता। ऐसे कैसे जा सकते हो? मैं किसी और से प्यार करता हूँ। वो जवान है, खूबसूरत है, उसमें सब कुछ है जैसे तुम पहले हुआ करती थी। ये क्या कह रहे हो? हमारी बेटी का क्या होगा? मुझे माफ करो, पर अब मैं जिंदगी अपने लिए जीना चाहता हूँ। प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए, प्लीज। हस्बैंड अपनी वाइफ को जवान गर्लफ्रेंड के लिए छोड़ देता है। उसकी वाइफ ये बर्दाश्त नहीं कर पाती है और कई दिनों तक रोती रहती है। हस्बैंड अपनी नई जवान गर्लफ्रेंड के साथ मजे में रहता है। वो शराब पीने में और पार्टीज करने में खो जाता है। वाइफ कई दिनों बाद हिम्मत जुटाकर घर से बाहर जॉगिंग के लिए निकलती है और एक्सरसाइज फिर से शुरू कर देती है। धीरे धीरे वो अपने ब्रेकअप से उबरने लगती है। इधर हस्बैंड और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच बहस होती है क्योंकि वो एक जवान लड़के के फोटोज देखती है और एक दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और आदमी से बात करते हुए पकड़ लेता है। उसकी गर्लफ्रेंड एक जवान लड़के के लिए उसे छोड़कर चली जाती है। हस्बैंड गम में डूब जाता है और एक दिन अचानक उसकी अपनी एक्स वाइफ से मुलाकात होती है। हे क्रिस्टल, रुको। एक मिनट बेटा। हे, वाह, तुम सुंदर लग रही हो। मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूं। मुझे लगता है कि शायद हम दोनों को एक और कोशिश करनी चाहिए। तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड का क्या हुआ? वो हमारी बात नहीं बनी और उसने मुझे किसी जवान लड़के के लिए छोड़ दिया। पर तुम पहले से बेहतर लग रही हो। इतनी खूबसूरत कैसे बनी?
वो क्या है कि मेरे मोटे होने का कारण था कि मैंने खुद पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैं हमेशा दूसरों का ध्यान रखने में बिजी थी। और ये स्ट्रेच मार्क्स तब आए जब मैंने हमारी बेटी को जन्म दिया, और मैं इन्हें कभी भी नहीं मिटाऊंगी। मेरे कपड़े इतने आम हुआ करते थे क्योंकि मैं पैसे बचाती थी ताकि तुम और हमारी बेटी अच्छे कपड़े पहन सकें। तो देखा तुमने, मैंने ये सब कुछ अपनी फैमिली के लिए किया। और तुम्हारे जाने के बाद मैंने खुद के लिए जीना शुरू किया। इस सब के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे एक मौका नहीं दोगी? मुझे नहीं लगता, लेकिन तुम्हें बेस्ट ऑफ लक जरूर कहूंगी। यकीन नहीं हो रहा कि मैं द टोनी रॉबिन्सन के साथ बैठी हूँ। यकीन कर लो, क्योंकि ये सच है। छू के देख लो। टोनी! जेडा? ये कौन है? वाइफ है मेरी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्ही ने कहा था तुम बास्केटबॉल प्रैक्टिस में रहोगे, बजाय उसके तुम दूसरी लड़की के साथ चीट कर रहे हो। किस दुनिया में रह रही हो? हर फेमस शख्स चीट करता है। तुम्हें क्या हुआ है? तुम वाकई बदल गए हो टोनी। जो प्रॉमिसेस किए थे वो सरासर झूठ थे। प्रॉमिसेस? कौन से प्रॉमिसेस की बात कर रही हो? तुम ऐसे कैसे भूल गए? तुम्हें याद नहीं जब तुमने मुझसे पहली बार प्रॉमिस किया था? तब हम बच्चे थे। मैच का 4th क्वार्टर है, लेकर्स का स्कोर है 1, सिर्फ 5 सेकंड बाकी है। टोनी रॉबिन्सन के पास है बॉल, उसने शूट किया और ये स्कोर! ये लेकर्स जीत गए। यहाँ आने के लिए थैंक्स। तो जेडा, तुम्हें लगता है वो मुझे एनबीए के लिए चुनेंगे? मुझे सिर्फ लगता नहीं, बल्कि मुझे यकीन है। पर उसके बाद तुम बस बदल मत जाना। तुम कहना क्या चाहती हो? काफी सारे लोग मशहूर होने के बाद बदल जाते हैं। हे, मेरी बात सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बदलने वाला नहीं हूँ। आई प्रॉमिस। और फिर पिछले हफ्ते भी तुमने यही प्रॉमिस किया था। गोल्डन स्टेट वॉरियर्स चुनता है जेम्स स्मार्टमैन को। अरे यार, उन्होंने तो जेम्स को चुन लिया। कोई बात नहीं बेबी, थोड़ा इंतजार, वो तुम्हें भी चुनेंगे। और सेकंड राउंड ड्राफ्ट पिक के लिए ये लॉस एंजलिस लेकर्स चुनते हैं टोनी रॉबिन्सन। ओह माय गॉड, उन्होंने मुझे चुना। अब मुझे सब लेकर बुलाएंगे। Congrats, baby! वाह! मुझे तुम पर पूरा भरोसा था, और देखो तुम तो मशहूर हो गए। मेरा बचपन का सपना आज सच हो गया। हे, सुनो, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी नहीं बदलूंगा। कुछ याद आया? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम कभी नहीं बदलोगे। ठीक है, आई एम सॉरी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा ही हो। मैंने तब साथ दिया जब तुम खुश नहीं थे, और अब तुम ऐसा बर्ताव कर रहे हो। तुम्हारी नई जिंदगी तुम्हें मुबारक हो। जेडा का दिल टूट गया। वो उसे छोड़कर चली जाती है। अब टोनी बिना किसी बंदिश और रोक टोक के दिन रात पार्टीज और शराब में डूबा रहता है। वो बास्केटबॉल के बारे में मानो भूल ही जाता है। और एक दिन टोनी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाता है। शराब पीकर गाड़ी चलाने के जुर्म में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है।
बहुत तेजी से टोनी की बर्बादी शुरू हो जाती है। उसे जेल हो जाती है। वहां उसे एक खत मिलता है जिसमें लिखा है कि उसका NBA में खेलने का ऑफर कैंसिल कर दिया गया है। टोनी सब कुछ खो देता है और फिर इत्तफाकन एक दिन उसकी मुलाकात उसकी एक्स वाइफ से होती है। जेड़ा? हाय, कैसे हो? वाओ, यकीन नहीं हो रहा है कि ये तुम हो। अच्छा देखो जेड़ा, तुम्हारे जाने के बाद तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया। क्या मुझे एक और मौका मिल सकता है? आई एम सॉरी टोनी, मैं किसी और के साथ हूँ। किसी और के साथ? लेकिन कौन है वो? हाय टोनी। जेम्स? वाह, तुम तो वाकई में बदल गई हो। देखो, आई एम सॉरी, लेकिन जिंदगी में जैसा हम चाहते हैं जरूरी नहीं वैसा हो। गुड बाय टोनी।